हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे आप लोग। आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी भूगोल का मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टॉप 10 प्रश्न की। वैसे प्रश्न जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, हर हाल में इसे याद कर लेना है परीक्षा से पहले। उम्मीद यह आएगा ही आएगा। इसे याद किए बिना इंटर करेंगे तो पछताएंगे। आप लोग इसे ज़रूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लाइक करना ना भूलें, सभी बच्चों इस चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमारा वीडियो जो मिलेगा आपको पूरे एग्ज़ाम तक मददगार रहेगा, तो इसीलिए सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन की। यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है हमारा, संभववाद क्या है? संभववाद मानव भूगोल का एक संप्रदाय रूप के समान है, जिसके अंतर्गत विचारधारा और दर्शन इस बात को मानते हैं कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी के रूप में प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा उपस्थित कराए गए विकल्पों को चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। मानव जो है वह एक संप्रदाय रूप के समान है, जिसके अंतर्गत मानव के विचार के अंतर्गत यह एक चिंतनशील प्राणी है। मानव एक क्या है? चिंतनशील प्राणी के रूप में प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा उपस्थित कराए गए विकल्पों को चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। मतलब प्रकृति के द्वारा जो बनाया गया यह पर्यावरण है, उस विकल्प को चुनने के लिए वो स्वयं क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण विस्तार जितना अधिक होगा उतना ही मानव स्वतंत्र होकर के विकल्पों को चुनेंगे। कहते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण विस्तार जितना अधिक होगा, प्राकृतिक रूप से पर्यावरण का विस्तार जितना अधिक होगा उतना ही मानव क्या होंगे? स्वतंत्र रूप से होकर के विकल्पों को वो चुन पाएंगे। तो संभववाद कहने का यही तात्पर्य था। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे हम यहाँ पर। दोस्तों एक बार मैं फिर से बता दूँ, आप लोग चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी करें, और कमेंट में हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। और एग्ज़ाम देने के बाद भी आप हमसे जुड़ें, ताकि हमें ये भी पता चले कि आपके एग्ज़ाम में यह कितना % तक आया है। बाकी मैं आपका एग्ज़ाम का भी आंसर की डालूँगा, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि आपको हमारे सारी अपडेट आप तक पहुंचते रहे। आपके क्लास से संबंधित संपूर्ण जानकारी हम देंगे। तो आप जुड़े JMS कोच 2018 चैनल से, और उनका लाइव क्लास भी देखने के लिए ज़रूर ऑनलाइन रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 2। क्वेश्चन 2 है हमारा, मानव भूगोल के पिता या जनक कौन है? मानव भूगोल के पिता या जनक या संस्थापक, ये तीनों में से कोई एक है। पिता रहे या जनक रहे या उनका संस्थापक रहे, ठीक है? ये तीनों में से कुछ रहे। ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेडरिक रेटजेल है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। मानव भूगोल के पिता कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। जनक कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। संस्थापक कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। समझ रहे हैं ना? जो जर्मनी के निवासी थे, उनके पिता कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के निवासी थे, जिन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक की रचना 1882 में की थी। इनका जन्म 1844 ईस्वी में हुआ था। समझ गए? इन्होंने क्या किया? ये एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक की रचना की, और इनका जन्म 1844 ईस्वी में हुआ था। समझ गए? और इस पुस्तक की जो रचना की थी 1882 ईस्वी में की थी। कौन सी पुस्तक थी? एंथ्रोपोजियोग्राफी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, दिख रहा होगा स्क्रीन पर। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। आंसर है आपका, भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों और व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, मानव भूगोल कहलाता है। भूगोल की वह शाखा
जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों और व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, मानव भूगोल कहलाता है। समझ गए। अगला पॉइंट की बात करेंगे इसमें। फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल क्या था? फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है यह पॉइंट भी पूछा जाता है कि फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल क्या है। तो मानव भूगोल फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। समझ में? एक बार फिर से दोहराते हैं। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। याद हुआ सबको? गुड। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह क्वेश्चन 4 से 5 नंबर में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। इनका पॉइंट वाइज हम करके लिखें, इसको 2 पार्ट में बांट लेंगे। यहाँ ये पॉइंट भी डाल सकते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर में मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं या अंतर निम्नलिखित हैं। जन्म दर मृत्यु दर को 2 पार्ट में बांट के पहला पार्ट A B C या 1 2 3 से शुरू करेंगे। चलिए लिखते हैं। यहाँ पर ये नंबर है, जन्म दर प्रति 1000 बच्चों पर 1 वर्ष में जीवित बच्चों की संख्या होती है, जबकि मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर 1 वर्ष में मृत होने वाली व्यक्तियों की संख्या होती है। समझ में? जन्म दर प्रति 1000 यानी 1000 में 1 वर्ष में जीवित बच्चा जितना होता है उसको बोलते हैं जन्म दर। 1 वर्ष में जितना जीवित बच्चा रह पाता है उसको बोलते हैं जन्म दर, यानी 1000/1 ईयर। समझ रहे हैं ना बात? मृत्यु दर 1000 में 1000 व्यक्ति पर 1 वर्ष में जितना भी मृत्यु होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? मृत्यु दर बोलेंगे। समझ में आ गया ना? अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर B है आपका, जन्म दर से जनसंख्या बढ़ती है, अर्थात जनसंख्या में सकारात्मक वृद्धि होती है। पॉजिटिव सकारात्मक, समझ रहे हैं? मतलब सकारात्मक वृद्धि होती है, ठीक है ना। मृत्यु दर से जनसंख्या घटती है और इसमें जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि होती है। जन्म दर जन्म को नियंत्रित करता है, लेकिन मृत्यु दर क्या करता है? चिकित्सा सेवा सहायता से मृत्यु दर को नियंत्रित करता है। क्लियर हुआ यह पॉइंट? जन्म दर को नियंत्रित करता है, जन्म दर को नियंत्रित करता है, जबकि मृत्यु दर चिकित्सा सेवा की सहायता से भी मृत्यु दर को नियंत्रित करता है। दोनों नियंत्रण करने का काम करता है। जन्म दर को नियंत्रित करता है, मृत्यु जन चिकित्सा की सेवा यानी डॉक्टर की मदद से वह मृत्यु दर को भी नियंत्रित कर सकता है, मतलब रोकता है। समझ रहे हैं? नियंत्रित करने का काम कर 100% नहीं बोल सकते। नियंत्रित करना मतलब किया जा सकता है। समझ रहे? जन्म दर को नियंत्रित किया जा सकता है, कर नहीं रहा, किया जा सकता है। सब लोग जब क्या कर देंगे, जनरेशन पीढ़ी मतलब उतना हम दो हमारे दो का जो नारा लग जाएगा उसके प्रति रूप चलेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर देख लेते हैं हम लोग। नंबर 5, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। चलिए ले लेते हैं कुछ पॉइंट। हाँ इसको ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रतिकर्ष कारक फैक्टर पर एनम। प्रतिकर्ष कारक प्रकृति की ओर से आता है, जबकि अपकर्ष कारक जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करता है। समझ गए? प्रतिकर्ष कारक प्रकृति की ओर से आता है, जबकि अपकर्ष कारक क्या होता है? जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करता है।
अगला पॉइंट की बात करेंगे तो अगला पॉइंट है यहाँ पर हमारा प्रतिकर्ष कारक प्रवास के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके अंतर्गत भूखमरी, आपदा, बाढ़, सुनामी आते हैं। इसके अंतर्गत भूखमरी, आपदा, बाढ़, सुनामी आते हैं। जबकि अपकर्ष कारक के प्रति लोग अपनी इच्छा के अनुसार प्रवास करते हैं। इसके अंतर्गत बेहतर रोजगार, अच्छी शिक्षा, उच्च वेतन आदि आते हैं। समझ गए। यहाँ से पॉइंट आप चेंज भी कर सकते हैं, सी पॉइंट में लिख सकते हैं। इसके अंतर्गत बेहतर रोजगार, अच्छी सेवा, उच्च वितरण से आते हैं। और इधर भी चेंज कर सकते हैं। इसके अंतर्गत से सी वाले पार्ट में कर सकते हैं। इधर भी इसके अंतर्गत से सी वाले पार्ट में कर सकते हैं। तो 3-3 पॉइंट भी आप बना सकते हैं। ठीक है। वैसे आपका ये कम से कम ऐसा लिख रहे हैं तो 10 लाइन प्लस ही होगा, 10 लाइन लगभग हो जाएगा। आप ठीक से ढंग से लिखेंगे, थोड़ा हटा के। तो ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे देख ही लीजिए एक बार फिर से। प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोनों पार्ट में बांट लेंगे और ए बी करके दो पार्ट में से हम सॉल्व करेंगे। तो ए नंबर, प्रतिकर्ष कारक प्रकृति की ओर से आता है, अपकर्ष कारक जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रतिकर्ष कारक प्रवास के लिए उत्तरदायी होते हैं, अपकर्ष कारक अपनी इच्छा के अनुसार प्रवास करते हैं। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जनसंख्या वितरण के किन्हीं 5 विशेषताओं को लिखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। जनसंख्या वितरण के किन्हीं 5 विशेषता को लिखें। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, या 12, 15, 17, सुन रहे हैं, ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या लगभग असमान रूप से वितरित है। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या लगभग क्या है, असमान रूप से वितरित है, बटा हुआ है। ठीक है। अगला पॉइंट है, मैदानी क्षेत्र में अधिक जनसंख्या निवास करती है। मैदानी क्षेत्र जो होता है, मैदान का क्षेत्र, उस क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। अधिक से अधिक लोग वहां पर रहते हैं, रहना पसंद करते हैं। समझ गए दोस्तों। एक बार चैनल को आप लाइक कीजिए। लाइक तो दोबारा नहीं किया जा सकता है, हो सके तो आप कमेंट सेशन में लाइक अंगूठा का सीन दिखाइए, ताकि लाइक आपका होता रहे। ठीक है ना। कमेंट सेशन में कीजिए। कोई दिक्कत आ रहा है तो कमेंट में आप हमें बताइए, ताकि मैं उस समस्या को जानकर दूर करने का प्रयास करूँगा। ठीक है। तो बी पार्ट था हमारा। बी पॉइंट, मैदानी क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। क्यों करती है आप समझ रहे होंगे इसको। ठंडा एवं गर्म प्रदेश में जनसंख्या कम निवास करती है। जहाँ ठंडा अधिक पड़ता है और गर्मी अधिक पड़ती है, वहाँ पर लोग क्या कम रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ठंडा में भी अधिक ठंडा अगर होगा तो रहने में कठिनाई होती है। गर्मी में भी अधिक गर्मी होने पर लोगों को रहने में कठिनाई होती है, तो वहाँ कम जनसंख्या होती है। अगला पॉइंट है डी पॉइंट, विश्व के लगभग 60% जनसंख्या 10 देशों में निवास करती है। इनमें से 4 देश एशिया के अंतर्गत आते हैं। 4 देश एशिया के अंतर्गत आते हैं। जहाँ कृषि योग्य भूमि है, वहाँ अधिक जनसंख्या निवास करती है। विश्व के लगभग 60% जनसंख्या 10 देश में निवास करती है। 60% जनसंख्या 10 देश में निवास करती है। पूरे विश्व का 60% जनसंख्या 10 एक देश में निवास करता है, जबकि टोटल देश कितना है, बहुत सारा है। मात्र 10 एक देश में 60% टोटल विश्व का जनसंख्या निवास करता है। इसमें 4 देश एशिया के अंतर्गत आता है। इसमें 4 गो देश एशिया के अंतर्गत, कितने देश, 10 गो देश में 10 देशों में निवास करते हैं, जिसमें 4 गो देश एशिया के अंतर्गत आता है। 5 में सिर्फ 4 बच गया, 6, यानी ये 6 मात्र वो 5 में आते हैं। ठीक है ना, 5 महादेश में। ठीक है। 4 महादेश में टोटल 5 महादेश हैं, तो वो चारों में एक एशिया महादेश के अंतर्गत हो गया था आपका कितना, 4, बाकी 6 बच गया, तो उधर 4 महादेश में 6। ठीक है।
राइट। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, प्रवास के विभिन्न प्रारूप या प्रकार का वर्णन करें। प्रवास के विभिन्न प्रारूप या प्रकार निम्न है। पहला, ग्राम से ग्राम की ओर प्रवास, ग्राम से ग्राम की ओर प्रवास, समझ गए ना, गांव से गांव और क्या करना, मतलब न्यूनतम गांव की ओर प्रवास करना। दूसरा, ग्राम से नगर की ओर प्रवास। प्रवास के प्रकार की बात कर रहे हैं। पहला है ग्राम से ग्राम की ओर प्रवास, दूसरा ग्राम से नगर की ओर प्रवास, ग्राम से नगर की ओर प्रवास, तीसरा है नगर से ग्राम की ओर प्रवास, चौथा नगर से नगर की ओर प्रवास। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न लिंग अनुपात वाला देश कौन है। तो निम्न लिंगानुपात वाला देश भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, सऊदी अरब, ये सब है, ठीक है। यूएई में 100 स्त्री पर 311 पुरुष दर्ज किया गया है, मतलब 100 स्त्री है तो 311 पुरुष है। अगर 1 लाख स्त्री होगी तो समझ रहे हैं ना, 3,11,000 क्या होगा, पुरुष होगा। तो ऐसा लिंगानुपात है, सबसे निम्न लिंगानुपात वाला देश है ये, ठीक है। तो इसको, यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी इससे बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं यहाँ पर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रामीण जनसंख्या तथा नगरीय जनसंख्या में अंतर स्पष्ट करें। तो इसे भी 2 पार्ट में बांट लेंगे। आपका जो शेड्यूल है लिखने का वो लिख लेंगे कि दोनों में अंतर निम्नलिखित हैं। पहला, गांव में निवास करने वाली जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है, नगर में निवास करने वाली जनसंख्या नगरीय जनसंख्या कहलाती है। बी पॉइंट, ग्रामीण जनसंख्या मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े रहते हैं, अर्थात जनसंख्या की जीविका या आधार कृषि होता है। नगरीय जनसंख्या की जीविका का आधार व्यापार, उद्योग, धंधे तथा सेवाएं होते हैं। नगर की जी जनसंख्या होती है उसकी जीविका का आधार व्यापार, उद्योग, धंधे तथा सेवाएं होती हैं, समझ गए। अगला पॉइंट है, ग्रामीण जनसंख्या का स्तर, जीवन स्तर निम्न होता है तथा सामान्यतः आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। नगरीय जनसंख्या का जीवन स्तर को ऊंचा होता है, नगरीय जनसंख्या का जीवन स्तर क्या होता है, को ऊंचा होता है तथा सामान्यतः आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, समझ गए। ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में क्या डिफरेंस, अंतर समझ गए। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये अभी। इसको भी अंतर वाला, तो ये तीनों क्वेश्चन याद रखना इम्पोर्टेंट है, एक निश्चित रूप से आता है और आएगा इसी में से कोई एक रहेगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने कराया बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था, आप देखना ना भूलें इसे, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर दिखाएं, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपको मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूँ कि अगर शिक्षा ले रहे हैं, आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो आप क्या करें, इस शिक्षा को बांटने की कोशिश करें। जितना शिक्षा बांटेंगे उतना आपके पास और नॉलेज की बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और लास्ट में एक बात कहूँगा कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। तो मेहनत करें, सफल होंगे। बेस्ट ऑफ लक।